हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड। ठीक है। सो ये 2 वीक के हमारे क्लासेस में हमने फर्स्ट वीक कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वीक हमने कंप्लीट किया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस की एक लास्ट क्लास बची है, वो आज हम डील करते हैं। इज इट क्लियर? बट उसके पहले, वो कंप्लीट करने के पहले कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे दूं जो मुझे कॉमनली डाउट्स आ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट। सो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स नॉर्मली मुझे पूछते हैं कि सर पढ़ना किस एंगल से, क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। तो पहले तो एकदम क्लियर कर लो, भले ही आज से क्लास में ये डिस्कस नहीं कर रहा क्वेश्चन लिखते कैसे, बट यस मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखना, लॉ में नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 थ्योरी क्वेश्चन, नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन। आज तक जितने भी पेपर आए सीए फाउंडेशन में, ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही आए। नंबर 1 थ्योरी क्वेश्चन की बात करें, सी क्लास थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए कोई नया नहीं है। बचपन से लेके आज तक आप हर जगह थ्योरी क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, ठीक है, जैसे बचपन से लेके अभी तक आपके सिलेबस में जो हिस्ट्री का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस हो, ज्योग्राफी का सिलेबस हो, थ्योरी क्वेश्चन से यू आर यूज्ड टू इट। बस फर्क इतना है, लॉ में आपको ये नहीं पता कि थ्योरी क्वेश्चंस किस चीज पे आ सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं। सर क्या हर एक कंसेप्ट को याद रखना है? तो एक बात बहुत क्लियरली समझ लो क्लास, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको नहीं पता इसलिए ही दिया हुआ है, कई कंसेप्ट के सामने मैं टीक्यू लिखता हूँ। टीक्यू का मतलब क्या होता है? थ्योरी क्वेश्चन। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो थ्योरी में एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो मैंने पहले से ही सॉर्ट करके दिया है आपको आपके नोट्स के अंदर कि थ्योरी क्वेश्चंस पे किस पे कंसेप्ट आ सकता है, पीक्यू लिखा है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? और डिस्टिंग्विश बिटवीन हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो थ्योरी क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत क्लियरली नंबर 1 मैंने उस कंसेप्ट के बाजू में टीक्यू लिखा है, तो आपको समझ जाएगा किस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, कई बार मैंने कंसेप्ट के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए हैं कि इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन दोनों से आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको एबीसी एनालिसिस भी करके दिया हुआ है नोट्स में। तो ए और बी वाले इंपॉर्टेंट है, हमको उसके पॉइंट्स याद करने हैं। सी वाले सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो हमको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी सॉर्टेड है पहले से। ठीक है। सी वाले कंसेप्ट आर ओनली फॉर नॉलेज। तो नॉलेज वाले कंसेप्ट को पढ़ना ही नहीं है क्या? नहीं, एक बार नॉलेज वाले कंसेप्ट को पढ़ो, आपको मालूम होना चाहिए क्या है, बिकॉज आई कैन प्रेडिक्ट एंड माई प्रेडिक्शन विल बी 95% करेक्ट। 5% तो आईसीआई किसी भी चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सी वाले कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे क्लास, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, उसको एक बार पढ़ के समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ना हमको 100% है, बट ज्यादा फोकस हमको ए वाले क्वेश्चन और बी वाले क्वेश्चन पे करना है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये हो गया थ्योरी क्वेश्चन। नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आई गेस मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आपको दिख जाएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, एक बात समझ लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो कंसेप्ट में से किसी से भी पूछ सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि इसी से क्वेश्चन आएगा या इसी से क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैं जब पीक्यू लिखता हूं, दैट मींस दोस आर लाइकली और हाईली लाइकली टू बी कमिंग इन एग्जाम, यानी वो बहुत लाइकली है कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैं पीक्यू मार्क करता हूं। बट एक बात समझ लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस चैप्टर में से कहीं से भी पूछ सकता है। तो सर हम प्रिपरेशन कैसे करें? ठीक है, याद रखना, आपके नोट्स में मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हर कंसेप्ट के बाद में, और हर चैप्टर के बाद में कुछ केस लॉस दिए। इज इट क्लियर? तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, 3 चीजों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, जो सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है खुद आपके नोट्स में। नंबर 2, जो एग्जांपल्स मैंने दिए आपके नोट्स में, उससे सिमिलर एग्जांपल्स पे नाम चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। एंड नंबर 3, जो हर चैप्टर के बाद में मैंने केस लॉस दिए है, इन तीनों में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? सो थ्योरी क्वेश्चन वी आर सॉर्टेड विद, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी आर सॉर्टेड विद। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके हर चैप्टर के एंड में मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिए हुए हैं कि नॉर्मली, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरे पेपर में आपके कम से कम 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन आएंगे। तो किन किन चीजों पे डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है, किन 2 पॉइंट्स को कंपैरिजन करना पड़ सकता है, वो भी मैंने आपको दे दिया है।
तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जब भी आप पढ़ो। तो हर कंसेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ सकता है, तो नॉलेज के एंगल से पढ़ना है। थ्योरी क्वेश्चन किस किस पे आ सकते हैं, मैंने टीक्यू दिया हुआ है, पीक्यू दिया हुआ है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन किन किन चीजों पे आ सकते हैं, मैंने वो भी क्लियरली मेंशन किया है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नंबर 2, एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सामने आता है वो ये है कि सर, ठीक है, लैंग्वेज कैसी लिखना है। सी, इट इज हाईली अप्रिशिएबल एंड एक्सेप्टेबल कि आप एकदम लेमैन या एकदम कॉमन इंग्लिश या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हो सको तो आपके लीगल वर्ड्स यूज करो लैंग्वेज में, हो सको तो आंसर को प्रिसाइज रखो आपके लैंग्वेज में। ठीक है, फिर दूसरा इश्यू ये आता है कि सर लीगल लैंग्वेज यूज करना कंपलसरी है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, याद रखना, आपके सेंटेंस से वो लॉ का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर वैल्यू। ठीक है, मीनिंग चेंज मत करो। अगर मीनिंग सेम है तो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज करो, चलेगा, बट ग्रेजुअली कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करो जो वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज हुए हैं। अगर वो 8-10 वर्ड्स भी आप यूज करते हो, ठीक है, अपने आंसर्स में, तो कहीं ना कहीं उससे आंसर्स थोड़े से और प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी और लीगल हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लेमिंग डैमेजेस, ठीक है, ये हो गया। फिर टेनेबल है कि नहीं है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स है जो ग्रेजुअली आप जब देखोगे आंसर्स में लिखे होगे, ठीक है, उनको हाईलाइट करते चलो। थोड़ा सा ऐसे 10-15 वर्ड्स का अपना एक डिक्शनरी बना लो कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होते हैं। इज इट क्लियर? आपको वर्ड्स को यूज करना है और अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। इफ पॉसिबल ये करो। नंबर 2, सर ये नहीं भी होता तो आप नॉर्मल इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इतना ध्यान रखो कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज होता है तो आपका आंसर्स इनकरेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज वो भी एक हद तक चलेगा। ठीक है, एकदम ही लोकल लैंग्वेज यूज किया आपने और ग्रामर का बहुत टेंशन नहीं है, लॉ में ग्रामर का बहुत टेंशन नहीं है, बस आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये 2 कॉमन एड्रेस डाउट्स एड्रेस किया। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, 3-4 चैप्टर के बाद में मैं आपको वो वीडियो सेंड करूंगा जिसमें आंसर्स कैसे लिखते हैं। ओके, पहले आप थोड़ा सा पढ़ो तो सही, आपको थोड़ा नॉलेज आएगा कि लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में आंसर्स कैसे लिखते हैं उस पर फोकस करूंगा। ओके, ठीक है। सो आज हम बात करें सेकंड चैप्टर के कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो रह गए थे, कुछ केस लॉस की डिस्कशन करने बाकी है, वो दोनों हम इस लेक्चर में कर लेते हैं और सेकंड चैप्टर को ऑल टुगेदर खत्म करके फिर कल से हम थर्ड चैप्टर में मूव करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और जो रिमेनिंग कंसेप्ट है वो देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू करते हुए पूरा चैप्टर। ओके क्लास? तो क्लास, पहले तो हमने बेसिक्स देख लिया कि वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने देख लिया। फिर ऑफर क्या होता है, सेक्शन 2A का उसका डेफिनेशन देख लिया हमने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, तो आप पहले ऑफर का डेफिनेशन लिख के ये भी लिख सकते हो, फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हो। तो ऑफर का डेफिनेशन आपने याद करना चाहिए। देखो ये सी लिखा है, मतलब ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद किया तो अच्छी बात है। फिर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने डिस्कस किया था। और ये एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन हमने देखा व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, ये भी थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है एंड इट्स ए क्वेश्चन, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्लास जो हमने छोड़ दिया था, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में से डील करूंगा। नाउ ठीक है, एग्जांपल सुनना, मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, वैसे फाउंडेशन लेवल पे ये इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट इंटर में जब सीए फाउंडेशन का ये सिलेबस इंटर में भी था, जो पहले आईपीसीसी था, तो इस पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देयर इज अ चांस कि सीए फाउंडेशन पे भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए मुझे कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको और साथ साथ में 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगा। वो पॉइंट्स भी आप एडिशनली नोट डाउन कर ले, ज्यादा अच्छा है। बट वो नोट डाउन करने के पहले पूरा एग्जांपल समझ लो, पूरा क्वेश्चन समझ लो। ऑलराइट क्लास? ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो दिल्ली में रहता है। इज इट क्लियर? नाउ दिल्ली में मैं उसकी शादी में गया, उसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया, मैं अपनी उसकी शादी में गया। दिल्ली में जाने के बाद मेरा प्लान बहुत सिंपल था, मैं कहीं उनके जाके भवन भवन में नहीं रुका, मैंने खुद का अपना एक होटल बुक किया जो मैरिज हॉल के आसपास था और मैं जाके वहीं शिफ्ट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मेरा एग्जांपल आराम से समझना, ठीक है। नाउ जैसे मैं होटल में गया, मैंने होटल अथॉरिटीज मतलब जो डेस्क पे था उससे बात किया कि टैरिफ क्या है रूम क्या एंड ऑल दो स्टफ। इज इट क्लियर? ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया।
उन्होंने एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म को साइन किया एंड होटल में, ठीक है, अपने रूम में जाके चेक इन कर लिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जैसे मैंने रूम का गेट एंटर किया, लाइट शुरू किया, बाजू में छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि होटल अथॉरिटीज विल नॉट बी लायबल अगर आपका कोई सामान मिसप्लेस होता है। ठीक है, मैंने नोट पढ़ भी लिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ठीक है, आज शाम को उसकी संगीत संध्या थी, तो मैंने मस्त अपने कपड़े चेंज किया, ठीक है, शेरवानी पहनी, इज इट क्लियर, ठीक है, और उसके संगीत संध्या में निकल गया। रात को ठीक है 3 बजे वापस आया होटल में, एंड जब मैं 3 बजे होटल रूम में वापस आता हूं, मैं क्या देखता हूं, मेरा पूरा सामान क्लास अस्त व्यस्त था। करीब 12,000 रुपए कैश रखे हुए थे मेरे पास, वो 12,000 रुपए कैश मिसप्लेस थे। मेरी 1-2 रिंग, ठीक है, और 1-2 और ज्वेलरी पकड़ लो गोल्ड की, ठीक है, वो मिसप्लेस थे। अब मैंने जाके होटल अथॉरिटीज को कंप्लेन किया कि भाई तुम्हारे होटल में चोरी कैसे हो सकती है। ठीक है, उन्होंने बोला साहब आपके रूम में क्लियरली लिखा हुआ था कि अपने सामान का आप खुद ध्यान रखें, होटल अथॉरिटीज विल नॉट बी लायबल। माय क्वेश्चन इज, इस केस में क्या होटल अथॉरिटीज लायबल होगी कि नहीं होगी? अगर वो लिखा नहीं होता तो क्या होता? सर अगर वो लिखा नहीं होता तो जनरली ये होटल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सामान उनके होटल में रखा गया है वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अब सर लिखने से क्या फर्क पड़ा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? सोचो। द आंसर इज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप बोलेंगे सर जब लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? जब स्पेसिफिकली लिखा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। द आंसर इज नो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बताता हूं क्यों। आपको याद है मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, ऑफर कैन बी कंडीशनल। मैंने क्या बोला था, आप ऑफर में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है लिख लो। इज इट क्लियर? वो तो एक्सेप्टर के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर उससे वो टर्म्स एंड कंडीशन चलती है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं चलती तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आपको एक नई चीज सिखाता हूं। ये नया पॉइंट बोलता है कि आपको जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन रखने हैं वो आप एक्सेप्टेंस के पहले ऑफरी को कम्युनिकेट कर सकते हो। बट एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर आप कोई नई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रख सकते। सर ठीक है, समझ गया पॉइंट क्या है। ध्यान दो क्लास, जब मैं होटल में गया, रूम के लिए अप्लाई किया, उनसे बात किया, टैरिफ पूछा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूछा, याद रखना वो होटल के नीचे रिसेप्शन पे डेस्क पे ही हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किया। वहीं पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब मैं होटल रूम में गया तो मैं जो नई चीज देख रहा हूं, जो लिखा है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, याद रखना ये टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ। सर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले एग्री करो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके बाद कोई भी नया टर्म किसी ने रखा वो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ऑलरेडी। आई होप इट इज क्लियर। तो इस केस में ये प्रूव हुआ, ठीक है, कि होटल अथॉरिटीज विल बी लायबल बिकॉज उन्होंने ये पॉइंट कि वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल वो नीचे पहले से ही कम्युनिकेट करना चाहिए था, या वो जो फॉर्म मैंने साइन किया था वो फॉर्म पे लिखा होना चाहिए था। ये उन्होंने एडिशनल, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, तो ये मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इससे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? ठीक है, ऑफरर लिखो साथ साथ ये पॉइंट को, ऑफरर can impose any terms and condition during offer. Offerer can impose any terms and condition during offer, but this terms and condition should be imposed before acceptance, because once acceptance is completed, then offerer cannot impose additional terms and conditions.
इज इट क्लियर? ठीक है, मेरे साथ में पॉज करते करते ये पॉइंट को लिख देना। ये फर्स्ट स्पेशल पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आपने इससे क्या सीखा कि भाई जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन रखना है कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले डिस्कस कर लो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिर कोई भी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अब संगीत संध्या हो गई, शादी निपट गई, रात को 10 दोपहर को 2 बजे मेरी ट्रेन थी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मैं प्रॉपर टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब वो ट्रेन कोइंसिडेंटली 8 घंटे लेट थी। मैंने सोचा यार 8 घंटे में स्टेशन में बैठ के क्या करूंगा। ठीक है, मैं चलो हम नागपुर वाले क्या करते हैं, दूसरे बड़ी सिटी में जाते हैं और मॉल वॉल घूम के आते हैं। मैं सोचा चलो मॉल वॉल घूम के आता हूँ, कुछ शॉपिंग करके आता हूँ। अब मेरे साथ पूरा सामान पड़ा हुआ था। तो आपको बताऊंगा रेलवे स्टेशन पे क्लोक रूम होते हैं। क्लोक रूम मतलब वो बैगेज रूम, लगेज रूम, जहां आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए आपके लगेज को रख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो मैंने लगेज रूम में जाके उनसे बात किया, अपना लगेज रख दिया, जो भी नॉमिनल अमाउंट है वो पे कर दिया। उन्होंने मुझे एक रिसीट दी, पावती दी। ठीक है, वो पावती मैंने रख ली अपने पास। ठीक है, मैं जाके मॉल घूम के आया एंड आने के बाद में जब उनको पावती दिखा के अपना सामान मांगा, उन्होंने मेरा सामान बहुत ढूंढा और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सामान तो वहां था ही नहीं, सामान चोरी हो गया। मैंने रेलवे अथॉरिटीज को बोला कि भाई सामान तो चोरी हो गया। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मुझे पैसा पे करो, इतने इतने का मुझे नुकसान हुआ है। रेलवे अथॉरिटीज ने बोला साहब हमने आपको जो पावती दी है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप यहाँ सामान तो रख रहे हो बट रेलवे अथॉरिटीज विल नॉट बी लायबल। ठीक है, अगर कोई सामान मिसप्लेस होता है या घूम जाता है। अब यहां मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने मुझे पावती दी बट मैंने पावती पढ़ी नहीं है। तो बताओ रेलवे अथॉरिटीज लायबल होगी कि नहीं होगी? क्या लगता है? द आंसर इज नो, रेलवे अथॉरिटीज विल नॉट बी लायबल। एंड इससे आई कम टू माय पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई रिसीट दी है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी की। पार्टी ने खुद ने वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने पावती तो ले लिया लेकिन उस पर लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसे केस में आई विल बी एट फॉल्ट। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, इससे सेकंड स्पेशल पॉइंट क्या बनता है हमारा कि आपने वर्ड में इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इस पे केस लॉज भी सामने है। ठीक है, कि इफ somebody has given you any printed receipt, printed bill, ठीक है, एंड अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखे हुए हैं और वो पर्सन ने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी तो he is at fault, he will be responsible, the other person will not be responsible on this। ठीक है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इट इज लाइक अ ऑब्लिगेशन टू दिस पर्सन। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये बाइंडिंग रहेगा। दिस टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज रिटन ऑन अ प्रिंटेड रिसीट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो वो आप पे बाइंडिंग है क्योंकि गलती आपकी है कि आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट बोल दिए मैंने अभी तक। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशन जितने एग्री करने हैं वो कर लो कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले, एक्सेप्टेंस आने के पहले। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड नहीं है। नंबर 2, मैंने क्या बोला कि अगर कोई प्रिंटेड बिल पे रिसीट्स टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है तो अगर पर्सन ने नहीं पढ़ा तो गलती पर्सन की है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सामने वाले की गलती नहीं है। इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूं आगे। याद रखना वो टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पर अप्लीकेबल होगी प्रोवाइडेड वो बिल के या वो रिसीट के फेस पे लिखा हुआ है। अब सर फेस क्या होता है? रिसीट का जो सामने वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं फेस, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं बैक। ठीक है, फेस ऑफ रिसीट्स या बैक ऑफ रिसीट्स। आई होप इट इज क्लियर। तो याद रखना कि वो ही टर्म्स एंड कंडीशंस हम पे अप्लीकेबल होंगे जो फेस पे लिखा हुआ है। अगर बैक पे लिखा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हम पे अप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो ये पॉइंट को। ठीक है, वही टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पे अप्लीकेबल होंगे जो फेस पे लिखे हुए। अगर बैक पे लिखा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पे अप्लीकेबल नहीं है। इज इट क्लियर? दिस वाज पॉइंट नंबर 3। मूविंग अहेड, अगर बैक पे लिखा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पे अप्लीकेबल होंगे प्रोवाइडेड अगर फ्रंट पे लिखा हुआ है फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? यस, बैक पे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं
उस रिसीट के पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, आपने देखो कई बिल में पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, वो भी हम पे एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड वहां लिखा हुआ है क्लियरली फेस पे कि फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक। ऐसे केस में बैक के भी टर्म्स एंड कंडीशन हम पे एप्लीकेबल हो गए। कितने पॉइंट हो गए क्लास? 4। नंबर 1, जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस करना है, इज इट क्लियर, वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले करो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर आपको नए टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकते, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अगर कोई रिसीट दी है, प्रिंटेड स्लिप दी है, तो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है, वो आप पे बाइंडिंग रहेगा, वो आप पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 3, वैसे जो फेस पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं वो आप पे एप्लीकेबल होंगे, बैक पे जो लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर 4, हाउएवर बैक का भी टर्म्स एंड कंडीशन हम पे एप्लीकेबल होगा अगर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर टर्म्स फेस पे कि फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक। इज इट क्लियर? तो वो भी हम पे एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे ये क्लोकरूम वाले एग्जांपल में, अगर सपोज, ठीक है, मैं दिल्ली के जगह पे चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और चेन्नई में मैंने क्लोक रूम के लिए पैसा दिया, लगेज रखा, ठीक है, उनसे डिस्कशन किया, उनको पैसा दिया, उन्होंने मुझे रिसीट दी। अब रिसीट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं तमिल में, एंड तमिल अपने केस में इल्ले, अपने को तमिल समझता नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या हुआ, मैं घूमने निकल गया चेन्नई में, वापस आया, लगेज चोरी हो गया, ठीक है, मैंने उनको बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने बोला देखो भाई स्लिप में क्लियरली लिखा है कि रेलवे अथॉरिटीज विल नॉट बी लायबल अगर कुछ मिसप्लेस हो गया या घूम गया। मैंने बोला भाई कहां लिखा हुआ है, यहाँ सब कुछ गोल गोल दिख रहा है, सब कुछ इल्ले है, कुछ भी समझ नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने बोला साहब लिखा है, आपको नहीं समझ रहा, आपकी गलती है। मैंने बोला आपने हिंदी इंग्लिश में लिख के रहना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, आपकी गलती है। मुझे बताओ इस केस में हु इज एट फॉल्ट? क्या रेलवे अथॉरिटीज मेरा पैसा पे करेंगी, ठीक है, मुझे डैमेजेस देगी? द आंसर इज नो। इससे आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट सेज अगर वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो कंसर्न पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने वाले अथॉरिटी को पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझता तो आपने सामने वाले अथॉरिटी से पूछना चाहिए, अगर आपने सामने वाले अथॉरिटी से नहीं पूछा तो गलती आपकी है, उस अथॉरिटी की नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। एंड लास्ट पॉइंट जो भी आपको लिखना है कि भले ही आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करो, बट इफ दोस टर्म्स एंड कंडीशंस आर अनरीजनेबल, क्या वर्ड यूज किया सर? अनरीजनेबल, मतलब वो बहुत ही खराब टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इवन इफ यू एग्री, ठीक है, दोस टर्म्स एंड कंडीशन विल नॉट बी वैलिड। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले एग्जांपल सुन लो मेरा, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने अपना एक शर्ट प्रेस करने के लिए दिया, आयरन करने के लिए दिया, इज इट क्लियर? ठीक है, वो भाई साहब ने किसी से फोन पे बात करते करते, आयरन करते करते मेरे शर्ट को जला दिया। उसके बाद वो मेरा नया शर्ट था, सपोज 3000 रुपए का शर्ट था। अब मुझे बोला कि साहब जल गया, मैं उसके ऊपर चढ़ गया, मैंने बोला मेरे को 3000 रुपए वापस दे, मैंने अभी 15 दिन पहले नया शर्ट खरीदा था। उसने बोला सर जब आपने प्रेस के लिए दिया था तो मैंने आपको एक स्लिप दिया था, स्लिप में क्लियरली मेंशन था, ठीक है, कि हम आपको सिर्फ 10% पैसा वापस देंगे अगर हमारी गलती से नुकसान हुआ तो। पॉइंट समझो क्लास, 3000 की शर्ट थी, उसका 10% सिर्फ क्या है, 300 रुपए, और सिर्फ 15 दिन पुरानी शर्ट थी। मुझे बताओ क्या मुझे वो डैमेजेस पड़ते हैं या नहीं? खुद सोच के देखो, 15 दिन पुराना शर्ट, ठीक है, डिप्रेशन जितने रेट लगा लो 90% से भी ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो मुझे बताओ 15 दिन पुराना शर्ट जो 3000 का था, अगर उसकी गलती से नुकसान हुआ और वो सिर्फ 10% देने की बात कर रहा है वापस, क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है? द आंसर इज नो। इज इट क्लियर? तो लॉ बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन भले आप एग्री करो, बट इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर अनरीजनेबल तो टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड नहीं है, वो टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। अब सर कौन से टर्म्स एंड कंडीशन अनरीजनेबल होंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीजनेबल क्या है, अनरीजनेबल क्या है, लॉ ये डिफाइन नहीं कर सकता। लॉ डिफाइन नहीं कर सकता बिकॉज कितने सारी चीजें जो बेची जाती है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने टाइप के लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो तो किसी भी चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लॉ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर डिस्प्यूट है, मैंने आपको क्या सिखाया है, जहां लॉ साइलेंट होता है
वहां कोर्ट वॉलेंट होता है, जहां लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वॉलेंट होता है। इज इट क्लियर? तो अगर डिस्प्यूट है आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट बताएगा वो टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है या नहीं। बस आपके लिए इतना बता दूं, लॉ क्या है, इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर अनरीजनेबल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो मेरे एग्जांपल में 10% वाला टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड नहीं है और उससे मुझे रीजनेबल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सर रीजनेबल मतलब कितना? रीजनेबल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशंस। आपको एग्जाम में सिर्फ रीजनेबल लिखना है, बट आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ रीजनेबल कितना होगा विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशंस। ठीक है, उसके लिए कोड देना पड़ेगा, कोड बताएगा कि हाँ रीजनेबल डैमेज कितना होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, सेम एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्या होता है? Mr. X gives his marriage coat to the laundry for dry cleaning. The launderer gives X a receipt for receipt clothes with the printed condition on the back side that only 10% of the amount will be paid in case of damages. कितना पे होगा? कहा सिर्फ 10% पे होगा in case of damages. I hope you're getting me. A without reading the terms keep the receipts in the pocket. अब देखो ये बैक साइड में बोल रहा है एंड विदाउट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बैक साइड या विदाउट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशन मैटर ही नहीं करता। यहाँ प्रोमिनेंट पॉइंट ये है कि 10% की बात किया है, 10% इज वेरी अनरीजनेबल। आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी एक्स फाइंड्स द कोट टू बी डैमेज, एग्जामिन द पोजीशन ऑफ एक्स इन द लाइट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब ठीक है, एक्स की पोजीशन क्या है? क्या एक्स को सिर्फ 10% लेना पड़ेगा कि वो ज्यादा अमाउंट भी क्लेम कर सकता है? ठीक है, तो आंसर इज, मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया, आंसर इज, ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम कि टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर अनरीजनेबल सो एक्स कैन क्लेम अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेज। हमारा काम खत्म। रीजनेबल कितना है हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉ नहीं है उसके लिए, वो कोर्ट में जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। आई होप इट इज क्लियर। और इसके लिए मैंने लॉ के यूज किया आंसर निकालने के लिए, वो मैं लॉ में लिख दूंगा। लॉ में क्या लिखूंगा? ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, yes, parties can agree any terms and conditions before making contract and those terms and conditions will be binding and valid. However, if terms and conditions are unreasonable, ठीक है, then those terms and conditions are not binding, they are not valid. ये लॉ में लिख देंगे हम। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी कंसेप्ट किया, कंप्लीट किया, ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। ऑफर कब कब लैप्स होता है वो भी देख लिया। देखो थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, टीक्यू लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, मतलब एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है। सी लिखा होता है तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस देखा हमने, प्रॉमिस देखा, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखे। व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस भी देख लिया सर हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। आते हैं इस क्वेश्चन में, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। पहले पॉइंट तो समझो, देखो आगे लिखा हुआ है टीक्यू है, थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है, बट सी लिखा हुआ है। सर सी लिखा है मतलब क्या? मतलब एग्जाम में आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है या आने के चांसेस बहुत कम है। सर लेकिन टीक्यू लिखा हुआ है मतलब आ सकता है। ठीक है, ऐसे कोई भरोसा नहीं है, बट आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर भी आपने एक बार पढ़ लेना चाहिए इसको। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ सारे पॉइंट्स क्या है। सी, अगर हम बात करें लॉ की, लॉ क्या बोलता है? इवन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। इसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है तो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। अदरवाइज सेम लाइक ऑफर, इवन एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम सर? ये उस लॉ का एक्सेप्शन है। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल, देखो लिखा हुआ भी है, एक्सेप्शन टू द रूल दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप क्या बोल रहे हो? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं? एक्सेप्शंस, कि कहां कहां एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी हुआ तो चलेगा। नंबर वन क्या होता है? बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। मतलब अगर वहां कोई कंडीशन दी हुई है ऑफर में और आपने कंडीशन फुलफिल कर दिया तो आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी किया तो चलेगा। इस पे क्लास हमने साक्षात एक क्वेश्चन देखा है, वो केस भी देखा है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, याद है क्या? और एक क्वेश्चन भी देखा है इसमें, वो गुड गर्ल सोप कंपनी वाला। हमने क्या बोला कि भाई जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर में अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई कर दे, एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं कि इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अपने केस में कार्लाइल ने वो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है एंड इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ऐसा हम मान लेते हैं।
आई होप इट इज क्लियर। और एक एग्जांपल देता हूं, याद करो डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने कितना इनाम रखा था सर? पूरे 50,000। अब अगर मैं डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने जा रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्टेंस करने वाला जाके, उसको पकड़ने वाला जाके, क्या मैं सरकार को पहले फोन करूंगा कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहा हूं, फिर जाके पकड़ूंगा? नो। सरकार ने क्या बोला, जो डाकू गब्बर सिंह को पकड़ के लाएगा उससे वो 50,000 रुपए इनाम देंगी। इज इट क्लियर? मैंने जाके पकड़ के ला भी दिया, यानी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दिया, तो मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो हम पढ़ रहे कहाँ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी किया तो चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नंबर 2, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब आपने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया तो आपने कम्युनिकेशन नहीं भी किया, एक्सेप्टेंस कहाँ चलेगा? सो एग्जांपल तो नहीं समझा? ठीक है, एग्जांपल बहुत सिंपल है। अपने इस एग्जांपल में क्लास, सपोज मैंने आपको एक लेटर भेजा कि क्या तुम तुम्हारा घर मुझे 50 लाख में बेचोगे? क्या तुम तुम्हारा घर मुझे 50 लाख में बेचोगे? साथ साथ मैंने 50 लाख का एक चेक भी भेज दिया। सी, आपने मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया, बट आपने वो चेक बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया और कंसिडरेशन रिसीव कर लिया। मुझे बताओ, क्या आपने एक्सेप्टेंस दिया या नहीं दिया? द आंसर इज दे दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, वो ही पॉइंट बोल रहा है, अगर आपने कंसिडरेशन भी एक्सेप्ट कर लिया तो हम मान लेंगे, ये इंप्लाइड रहेगा, मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया, आपको अलग से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 2। कंडीशन परफॉर्म कर लो, काम खत्म। नंबर 2, कंसेशन एक्सेप्ट कर लिया, काम खत्म। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, बाय एक्सेप्टिंग बेनिफिट और सर्विस। अब सर ये पॉइंट क्या बोलता है? ठीक है, जैसे अपना चेक वाला एग्जांपल था, ऑलमोस्ट ऐसे एग्जांपल है, ऑलमोस्ट सेम केस है, थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं, पॉइंट समझेगा आपको। मैंने आपके घर पे, ठीक है, आम की, ठीक है, आम का एक बास्केट भिजवा दिया से, उसमें 3 डजन आम थे। इज इट क्लियर? और ठीक है, मैंने साथ साथ संदेशा भिजवा दिया आपको कि ये टोकरी 2,000 रुपए की है, ये पूरा बास्केट 2,000 रुपए का है। आप, मैंने ऑफर दिया, अब आपने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, बट आपने वो पूरे मैंगोज खा लिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? आपने वो पूरे आम खा लिए, मतलब आपको मेरा ऑफर, ठीक है, एक्सेप्टेड है। आई होप यू आर गेटिंग मी। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया यहाँ पे कि आपको मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है, मतलब आपने क्या किया, वो जो बेनिफिट थी या वो सर्विस जो थी वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इनडायरेक्टली हमको समझ गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3। कहाँ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है? नंबर 1, आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दिया, स्पेशली जनरल ऑफर में बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, नंबर 2, आपने कंसेशन एक्सेप्ट कर लिया तो हमको समझ गया। ठीक है, मोस्टली सारे एग्जांपल्स इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, नंबर 3, आपने बेनिफिट और सर्विस ले लिया, इट इज इंप्लाइड कि आपने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, नंबर 4, बाय एक्सेप्टिंग ऑफ ऑफर बाय कंडक्ट, स्पेसिफिकली इंप्लाइड एक्सेप्टेंस में लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, बाय कंडक्ट आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। जो एग्जांपल लिखा हुआ है, ट्रेडर सेंडिंग गुड्स ऑन रिसीविंग द ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने ट्रेडर को ऑर्डर दिया कि अगर आपके पास गुड्स होंगे, इज इट क्लियर? ठीक है, तो मुझे 10,000 गुड्स चाहिए, मैंने ऑफर दिया। नॉर्मली क्या होगा, वो मुझे फोन में बोलेगा हाँ 10,000 गुड्स से भिजवा रहा हूं, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या कर दिया, गुड्स को भेज दिया। अगर उसने गुड्स को भेज दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बाय कंडक्ट हमको समझ गया कि उसने ऑफर क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो अगर गुड्स को भेज दिया तो उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बाय कंडक्ट इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, समझ गया कि हाँ भाई टिकट भेज दिया। याद रखना है, फिर से बड़े टाइप सामान है, ऐसा नहीं कि ये और इसमें फंसा है। ठीक है, 4-5 पॉइंट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट में फंसेगा। ठीक है, वो किसी 2 पॉइंट नहीं फंस सकता, इन पॉइंट्स में से एक एग्जाम्पल किसी 3 पॉइंट नहीं फंस सकता है। इज इट क्लियर? मैटर करता है ये 5 सिनेरियो है, इनमें से एक सिनेरियो लगे, 2 सिनेरियो लगे, एक एग्जांपल को 3 सिनेरियो लगे चलेगा, पर उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऐसे ही होता है, लॉ में ऐसा नहीं कि 5 एग्जांपल दे दो 5 में से एक ही फंसेगा,
किसी एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल भी फंस सकते हैं या 2 पॉइंट भी फंस सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, लास्ट पॉइंट थोड़ा इम्प्रैक्टिकल पॉइंट है, बट जनरल लॉ में ऐसे कुछ कुछ इम्प्रैक्टिकल जनरल पॉइंट्स भी आते हैं। क्या बोलता है? बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले सुन लो ध्यान से, फिर आप मुझे नॉर्मली बच्चे इसी पे डाउट पूछते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल लॉ, 1872 का लॉ है। दिस लॉ ओनली डील्स विद बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कई सारे जनरल चीजें लिखी होंगी जो शायद 1872 में हुआ करता था, अभी तो प्रैक्टिकली उसका रेलेवेंस भी नहीं है, बट क्योंकि लॉ ने उसको स्पेसिफिकली अलग नहीं किया इसलिए हम पढ़ लेते हैं। वैसे भी सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आजकल एक्ट आ चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई भाव देता नहीं। ठीक है, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो बेसिक्स है हमारे बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स का। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक्सेप्टर ने खुद ने वेव किया है, वेव किया मतलब बोल दिया कि भाई मुझे कम्युनिकेट मत करो, छोड़ दिया। वेव करना मतलब छोड़ देना, माफ कर देना। अगर एक्सेप्टर खुद ही बोलता है या ऑफरर बोलता है, चलो अगर ऑफरर खुद ही बोलता है कि भाई तूने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी किया तो मुझे चलेगा, ऐसे केस में एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करना है और कम्युनिकेट नहीं भी करना है तो चलेगा। वापस सुन लो, अगर ऑफरर खुद ही बोलता है, अब ऑफरर नॉर्मली ऐसे केस में कब बोलेगा? जहां श्योर शॉट है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, डील बहुत ही अच्छी है, पता है कि सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑफरर ने उसे क्या बोला कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो मुझे कम्युनिकेट नहीं भी किया तो चलेगा, मैं मान लूंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये खुद साक्षात बोल रहा है कि भाई मुझे कम्युनिकेट नहीं भी किया चलेगा, कम्युनिकेट करने का राइट वेव कर रहा है, तो ऐसे केस में कम्युनिकेट नहीं भी किया तो चलेगा। तो एक ये कंसेप्ट था जो कंसेप्ट हमारा बाकी था प्रीवियस क्लासेस में, जहां बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दे दिए कि यहाँ आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं भी चलेगा। मोस्टली मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो है वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस से उससे रिलेटेड है। आई होप इट इज क्लियर। बस 5 अलग अलग एंगल दिए हुए, मैंने यहाँ पे क्या किया, वो 5 एंगल बताया आपको। आई होप इट इज क्लियर। उसमें से एक खुद इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी है डायरेक्टली, और बाकी चारों और स्पेसिफिकली एंगल दिए हैं कि कहाँ कहाँ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, मूविंग अहेड, सीधा हम इस चैप्टर के एंड में चलते हैं, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं क्लास कुछ केस लॉस की। केस लॉस क्या है मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, कुछ कुछ केस लॉस ऐसे हैं जो बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, जो भले इंडिया में हुए हो या इंग्लैंड में हुए हो, बट कुछ कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम वो केस लॉस का रेफरेंस देते हैं। सर हमें क्या करना है? ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ने हैं, उसको समझने लाइक एग्जाम्पल, और उसमें से जो जो केस लॉस के नाम मैं याद करने बोलता हूं वो याद भी कर लेना। तो कितने केसेस याद करने पड़ेंगे? मान के चलो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करीब 20-25 केस लॉस ऐसे होंगे जिसके नाम मैं आपको याद करना बोलूंगा, मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको, तो उतने तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको ये भी ध्यान रखना है क्लास कि वो केस लॉस किससे रिलेवेंट है, उसमें एग्जाम्पल क्या था, ताकि मेन एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए उस कंसेप्ट पे तो आपको याद रहे कि वो कंसेप्ट उस केस में हुआ था, तो आप चाहो तो रेफरेंस के लिए केस लॉ का नाम भी लिख सकते हो। तो सर हम केस लॉस क्यों पढ़ रहे हैं? नंबर 1, इससे एग्जाम में इसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, इज इट क्लियर, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2, सर केस लॉ का नाम याद करने पड़ेंगे क्या? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, जानबूझ के उस पर एम्फोसाइज करता हूँ, वो हो सके तो नाम याद करो। सर नाम याद नहीं है तो क्या होगा? कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रेफरेंस केस लॉ का नाम मत लिखो, आप सीधा आंसर लिख दो लॉ लिख के। आई होप इट इज क्लियर। बट अगर आपने केस लॉस के नाम लिखे तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, देयरफॉर आई विल से कि कुछ कुछ जो मैं बोलूंगा वो आपको याद रखना है। ओके, तो कार्ने वर्सेस कार्बो स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, मैं केस बता चुका हूं। यहाँ ये सब जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं। केस लॉस में सिर्फ हुआ क्या था वो समझ लो। ठीक है, $100 दिया, 100 यूरो दिया, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकेशन से मत जाओ, उस केस में क्या हुआ था और उसका कंक्लूजन क्या लिखा है ये जरूरी है। इसलिए मैं आपको जब अमाउंट बताऊंगा तो मैं भी आपको केस लॉस बता दूं, एक रैंडम अमाउंट बताऊंगा। अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस केस लॉ में हुआ क्या था और उसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, कंक्लूजन मोस्टली हेल्ड करके लिखा होता है। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके थे।
नेक्स्ट लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये हम डिस्कस कर चुके थे, वो नौकर वाला एग्जांपल, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, देखो इसकी हेडिंग भी दी हुई है यहाँ पे मैंने। अब सर ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या? पूरी राम कहानी मत लिखो भाई, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त भी लिखा चलेगा, या लालमन शुक्ला केस लिखा तो भी चलेगा। वर्स्ट केस में पूरा नाम याद नहीं रहना तो लिख दो लालमन शुक्ला केस, गौरी दत्त केस, इतना भी लिखा तो बहुत बड़ी बात है। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप एकदम पूरा केस का नाम लिखो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ थर्ड है हार्वे वर्सेस, ये फेड नहीं है एक्चुअली, ये है FACIE, हार्वे वर्सेस फेसी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था थोड़ा समझ लो, वहां पे कोई क्लियरली मेंशन नहीं है, मैं आपको केस बता देता हूँ, गलती से क्वेश्चन आया तो। ओके ठीक है, तो हुआ क्या, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को क्वेश्चन पूछा, ऑफर दिया कि क्या आपके पास बम्बर हॉल पेन है। अब सर ये क्या है, ठीक है, कोई तो पेन होंगी, ठीक है, वो एग्जांपल में मैंने जो केसेस पढ़ा था उसमें वो लिखा हुआ था, क्या आप मुझे 100 बम्बर हॉल पेन सेल करोगे, कोट द लोएस्ट प्राइस। एकदम स्पेस वाला अलग अलग केस है। सामने वाले रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस इज सपोज 100 रुपीज पर पेन। इसने बोला ऑलराइट सेंड मी 10,000 पेन्स, ठीक है, या सेंड मी 100 पेन्स, मैटर नहीं करता, ठीक है। पॉइंट इज सामने वाली पार्टी ने बोला कि नो आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफर, मैंने सिर्फ लोएस्ट प्राइस कोड किया है। आपके पूछने के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि लोएस्ट प्राइस कोड किया था मैंने, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करना था। सर क्या हुआ समझा नहीं, देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए, विल यू सेल मी 100 बम्बर हॉल पेन, कोट लोएस्ट प्राइस। इस भाई साहब ने लोएस्ट प्राइस तो कोट कर दिया, बट सेल करेगा कि नहीं ये नहीं बताया, यानी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सर यहाँ पे इंपायर एक्सेप्टेंस भी आ सकता है, हम अज्यूम कर सकते थे कि इंपायर एक्सेप्टेंस है, बट उसमें साक्षात केस दिया हुआ है, केस ने खुद ने बोल दिया कि इंपायर एक्सेप्टेंस मत मानो। अब वो हुआ ना, जहां पे लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वारंट होता है, ठीक है। लॉ में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे इंपायर एक्सेप्टेंस नहीं है, कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि उसने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया। देखो लिखा हुआ है mere statement of lowest price at which the vendor would sell contains no implied contract, ये implied contract नहीं बनेगा क्योंकि उसने सिर्फ lowest price बताया, ठीक है। ऐसा एक स्पेसिफिक केस था, मैंने आपको बता दिया, गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। फिर वो सेल्फ सर्विस वाला यानी बिग बाजार वाला जो केस था, ठीक है, उसमें वो इमिटेशन टू ऑफर है, ये सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इससे सिमिलर क्वेश्चन बिग बाजार वाला केस भी देखा था, हमने एक सिमिलर क्वेश्चन वो भी देखा था, वो बुक शेल्फ से बुक निकालता है, उसमें याद होगा तो मैंने ये रेफरेंस केस दिया हुआ था, हो सके तो ये याद कर लो, ये केस याद कर लो, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले ये तो याद करने बोला है, कार्लाइल वाला केस ये बोला है, आई वुड सजेस्ट यू कि ये केस भी याद कर लो, बिकॉज इन्विटेशन टू ऑफर पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये अगर आप कोट करोगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि भाई स्टूडेंट का नॉलेज तो बहुत ही इन डेप्थ है, उसको तो केस लॉस के नाम भी याद है, इट्स अ बिग थिंग। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, ऐसा कोई टिपिकल केस नहीं है, आप सब पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, आपको केस के नाम याद नहीं करने उसपे, बट एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं, 5th 6th 7th, 7th पे एक सिमिलर क्वेश्चन भी अभी दिया था मैंने आपको केस लॉस में, आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि केस लॉस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 7th वाला आप देखोगे तो एक सिमिलर क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है, ठीक है। 8th पढ़ लो, ओके। ये बाकी पूरे 9 10 11 12 इसमें इवन वो भी एग्जांपल्स जो मैंने आज दिए आपको, वो ट्रेन वाला एग्जांपल, होटल वाले एग्जांपल, वो सब भी इसमें कवर है। सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे, आपको नोट्स में दे चुका हूं, इज इट क्लियर। और इसमें किसी में भी डाउट है तो आप मुझे डाउट ग्रुप में तो पूछ ही सकते हो, इज इट क्लियर। तो आज के क्लास में मैंने बचे हुए कंसेप्ट कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, इज इट क्लियर, ठीक है। आज मैंने एडिशनल चीजें पढ़ाई आपको, मोस्टली ये सी क्वेश्चन होते हैं, बट आई फियर कि मैं आपको 100% पढ़ाऊं तो ज्यादा बेटर है। ऐसा कोई इश्यू जो एग्जाम में आ जाए तो आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कुणाल सर ने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने आज बाकी सब चीजें भी कवर कर ली। सर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, चांसेस थोड़े कम है, बट पढ़ा हुआ हमेशा अच्छा है। और क्योंकि केस लॉस में 3-4 केस लॉस दिए हुए हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पॉइंट, वो ट्रेन वाले पॉइंट, वो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
आई होप इट इज क्लियर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो वैसे तो आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 4 है, मतलब पहले मैं कंप्लीट करता हूँ हमेशा, ठीक है, बिकॉज उसके पॉइंट्स आगे भी कई जगह आते हैं. इज अ क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. उससे हम माइनर के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हो और बहुत सारे और एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ने वाले हो. आई होप यू गेटिंग मी. ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है. कुछ भी दिक्कत हो तो कुणाल सर है, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हो. सॉरी, कुछ भी दिक्कत है तो कुणाल सर है, आप मुझे पूछ सकते हो. इज इट क्लियर? ठीक है, बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, कोई डाउट भी अगर आता है जो मैं फोन पे मतलब मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बच्चों को बोलता हूँ कि इसके लिए मुझे कॉल करो. ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, बट याद रखना आप मुझे रैंडमली कॉल नहीं करोगे, आप मुझे मैसेज करो. व्हेन आई आस्क यू टू कॉल मी देन यू कॉल मी. मैं डेफिनेटली हर एक के डाउट सॉल्व करूंगा. मैं पहले ही बोल चुका, अगर मैं गलती से भूल गया, किसी के डाउट होता है व्हाट्सएप में दुनिया भर के, दिन के मैं 80-90 डाउट सॉल्व करता हूँ रोज. ठीक है, ना सिर्फ आपके इंटर के एग्जीक्यूटिव के डाउट सॉल्व करता हूँ. दिस माइट हैपन कि आपका डाउट सॉल्व ना हो तो व्हाट्सएप पे नीचे रह जाए, तो आप मुझे फिर से, ठीक है, उस चीज को मैं पूछ सकता हूँ कि सर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको पूछ लूंगा, या मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या आपको मैं कॉल करने बोलूंगा. आई होप इट इज क्लियर. सो वी फिनिश विद चैप्टर नंबर 2 हियर. ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे. एक बार 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको एग्जाम में अलग से एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आंसर्स कैसे लिखते हैं. ऑलराइट क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है, ऐश करो, मजे करो. ठीक है, आज से लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, बट बाहर मत निकलना. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब ज्यादा रेट से फैलेगा, इतना याद रखना. तो बी सेफ. ठीक है, और ध्यान रखो अपना. टेक केयर. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.